बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आज सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो कि हम शो में डिस्कस करने वाले हैं वो है स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो ओपन होने जा रही हैं। तो इंतज़ामिया की जानिब से क्या क्या तैयारियां की गई हैं, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी सरबराहान कितने तैयार हैं, बच्चों की किस कदर तैयारियां हैं, ये सब चीज़ें आज के शो में हम चल के आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम अपने सेगमेंट्स में आपको शहर की सूरत हाल भी बताएंगे कि सेल्स, प्रमोशन और इसके साथ साथ मौसम कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं शहर के मौसम की सूरत हाल। जुनेद ने हमें ज्वाइन किया है। जुनेद, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं आज? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर शहर का मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है और मौसम खुश्क रहने की वजह से जो है वो दर्जा हरारत में मामूली इजाफा होगा, बल्कि हब्स और गर्मी की शिद्दत भी जो है आज सारा दिन जो है वो बरकरार रहेगी। अगर हवाओं की बात की जाए तो आज हवाएं जो हैं वो 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो चलती रहेंगी। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त जो है हवा में नमी का तनासब जो है वो 71% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 52% तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मौसम जो है वो न सिर्फ गर्म रहेगा बल्कि जो हब्स की शिद्दत है वो भी बरकरार रहेगी। और महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ तक मौसम जो है इसी तरह गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है, जिससे हब्स की शिद्दत जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, मौसम गर्म और खुश्क रहेगा जिसकी वजह से हब्स की शिद्दत में इजाफा होगा। थैंक यू सो मच जुनैद, आप हमारे साथ मौजूद थे। मौसम की सूरत हाल आपने बताई। टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। आज की लीड स्टोरी हमारे पास है, सर पर 25 लाख इनाम वाला वक्कार खुद पेश, मोटरवे ज्यादती केस उलझ गया। वजीर आला का दौरा शहर, स्ट्रीट लाइट्स खराब होने पर इंतजामिया पर बरस पड़े, कार्रवाई का हुक्म। हमजा शहबाज को जेल में कोरोना हो गया, अस्पताल मुंतकिल किया जाए। नून लीग इलाज में लापरवाही से हमजा की सेहत खतरे में, 2-4 हो सकती है नून लीग का मौक़िफ़। शहर में 28 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक, पंजाब में 24 घंटों में 77 नए केसेस सामने आ गए। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सिप्रा साहब? अल्लाह का बहुत करम जी। बिल्कुल सिप्रा साहब, पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं और पहली खबर हमारे पास है 25 लाख इनाम वाला वक्कार खुद पेश। ये मामला बजाय इसके कि हमें कहीं सुलझता हुआ नजर आए, एक तरफ दावा ये किया जा रहा है कि पंजाब पुलिस इस पर ज़बरदस्त काम कर रही है, दूसरी जानिब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। असल में क्या हो रहा है ये? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऐसा सानिया है जिस पर हुकूमत ने खुद कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारे लिए चैलेंज भी है। और इस चैलेंज को हम कबूल करते हुए ये जो मुल्ज़मान हैं उनको हम कटहरे में लाएंगे और उनको पकड़ा जाएगा। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आपके सामने है। ये तो एक लाहौर शहर में और लाहौर शहर के थाने की हदूद में ऐसा केस हो जाना, और अगर मज़ाफ़ात में चले जाएं और फिर सूबा भर में चले जाएं तो मेरे ख्याल में बेशुमार ऐसे केसेस हैं और रिपोर्ट भी हुए। अब यहाँ क्या हुआ कि हमारे वज़ीर आला पंजाब साहब और वुज़रा बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें कहते हैं कि हम उन तमाम मुल्ज़मान जो इस कार्रवाई में मुलविस थे, जो अफसोसनाक वाक़या हुआ इज्तिमाई ज़्यादती का, हम उन तक पहुँच गए हैं। मुझे बताएं, आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, आपकी इन्वेस्टिगेशन, आपके सारे मामलात के मुल्ज़मान को किस तरह गिरफ्तार करना है, आप 24 घंटे पहले उन मुल्ज़मान की जो तस्वीर है आप उनको जारी कर रहे हैं, उन मुल्ज़मान के जो शनाख्ती कार्ड हैं वो जारी कर रहे हैं, और उसके बाद अगली शाम को आप पुलिस की भारी नफरी के हमरा एक गांव में छापा मारते हैं और कहते हैं कि हम मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपने जब कहा कि फोरेंसिक शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं, उसकी बुनियाद पर गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, फिर मुल्ज़मान की तस्वीर आउट हुई, चलो हो गई। जब आउट हुई तो मीडिया ने उनको चलाना ही चलाना है, हाई प्रोफाइल केस है, इसमें चलना ही था, मीडिया ने चला दिया।
उसके बाद आपकी जो आपने कहा कि हमने इसको खुफिया रखा और गिरफ्तारी, इस तरह गिरफ्तारी होती है कि 24 घंटे पहले आप टीवी पर मुल्ज़िमान को ला दें और उसके बाद आप कहें कि हम उनके गांव में छापा मारकर हम उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। सेकेंडली, आपने कहा कि वकारुल हसन जो है वो शरीक मुल्जिम है, वो मरकजी मुल्जिम जो आबिद है उसके साथ था। आपने छापा मारा, उनके भाई को पकड़ लिया, उसके वालिद को पकड़ लिया, बल्कि सुना है कि 2 भाई, इतला दिए हैं कि 2 भाइयों को पकड़ा है। मुझे ये बताएं कि जब तक किसी मुल्जिम को आपने गिरफ्तार नहीं किया था, अच्छा ये वो बंदा है जिस पर आपने अभी तक फिक्स भी नहीं किया, बिल्कुल सही कहा कि ये मुल्जिम है या नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, अगर ये मुल्जिम था तो मुझे बताएं कि पुलिस के सामने खुद पेश क्यों ना होता? फिर इतनी बड़ी तादाद में आपके टाउन वाले या आपके मोहल्लादार या आपके जो करीबी जो रुफका हैं उनकी जानिब से गवाही दी जा रही है CIA मॉडल टाउन को कि ये बंदा ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर उसका अपना बयान भी है। उसका क्या बयान है कि मैं चोरी ऐसी वारदातों में मुलविस हूं, लेकिन मोटरवे जो हादसा है, जो मोटरवे के साथ जो अफसोसनाक हुआ, उसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। ये बहुत बड़ी खबर है। अब मुझे बताएं कि अब आपकी सारी फोरेंसिक, आपके शवाहिद, आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, आपकी इन्वेस्टिगेशन और वजीर आला पंजाब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कहां स्टैंड करती है? इसलिए यहां से आप पंजाब हुकूमत की संजीदगी का देखें कि कितनी संजीदा है कि इस केस को हमने किस तरह हल करना है। एक बंदा जिसका कल आपने फैसला किया है वो पेश हो गया, हम उसका DNA सैंपल लेंगे और सैंपलिंग करने के बाद उसको चेक किया जाएगा कि आगे मैच होता है कि नहीं होता। आपने टीवी पर 24 घंटे पहले आपने उसको मुल्जिम बना दिया है। अगर DNA मैच नहीं होता और जिस तरह उसकी स्टेटमेंट भी है, तो आपकी पंजाब गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स कहां स्टैंड करेंगे? कहां स्टैंड करेंगे? आपकी इन्वेस्टिगेशन कहां स्टैंड करेगी? आपका वो सारा मामला जो कि आप आगे कर रहे हैं, पंजाब पुलिस इस पे जबरदस्त काम कर रही है, CM साहब खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं, ये चीजें तो कहीं पे फिर स्टैंड ही नहीं करती हैं। मुझे बताएं कि आबिद मलिक को आप गिरफ्तार करने गए और ये मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात थी, बल्कि आपकी करोड़ों आवाम के लिए भी, कि वो खेतों में भाग गया जी अपनी वाइफ के हमरा। मुझे ये बताएं, आपकी पुलिस चोरी और डकैती की आम वारदातों के मुल्जिम तो गिरफ्तार कर लेती है, इतना बड़ा केस जिस पे प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है, आपके CM इन्वॉल्व हैं, इंटेलिजेंस इदारे आपके इन्वॉल्व हैं, और कहा जा रहा है कि वजीर आला पंजाब इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं जी, IG साहब ब्रीफिंग दे रहे हैं, CCPO लाहौर पे तो अब मैं क्या कहूं, वो ब्रीफिंग दे रहे हैं। CCPO का आपने जिक्र किया, चले उनकी तरफ आ जाते हैं। वज़रा CCPO को हटाने पर मुत्तफिक और वजीर आला को तब्दीली का मशवरा भी दे दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये आपकी 22 करोड़ आवाम मशवरा दे रही है, आपके वज़रा दे ना दें, आपकी सड़कों पर होने वाले सेगमेंट ऐसा नहीं है लाइफ का जहां पर लोगों ने इस चीज को मजम्मत का निशाना नहीं बनाया। इस चीज पर उन्होंने, मैं तो ये कहूंगी कि ना सिर्फ गम और गुस्से का इजहार किया, बल्कि सख्त अल्फाज में इस चीज की मजम्मत की है हर किसी ने। आपने उस बंदे को लाहौर का पुलिस का सरबराह लगा दिया है जिसको लाहौर की सकाफत का नहीं मालूम, बिल्कुल उसको लाहौर के कल्चर का नहीं मालूम। लाहौर का वीकेंड जो है वो तो जागता ही 1-2 बजे है। सही बात है। आपकी लाहौर की शाहराहों पर आपको रश भी वीकेंड पर नजर आता है। इसका क्या, उसके साथ फिर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं जिस खातून के साथ इतना बड़ा सानिया हो गया उस पर आप इल्जाम आयद कर रहे हैं कि वो घर से क्यों निकली, उसने पेट्रोल क्यों ना चेक किया। भाई इमरजेंसी भी हो सकती है अगर, अच्छा फिर आप या फिर बता दें कि आप दिन के CCPO हैं, रात में अगर लोग घर से निकलेंगे तो आप रात के CCPO हैं। बिल्कुल सही। आपकी पुलिस जो है वो दिन में तो लोगों को सिक्योर करेगी, तहफ़्फ़ुज़ देगी, रात में नहीं देगी। ये जो वज़रा इनके साथ खड़े हैं ये बिल्कुल ठीक है। आप देखें सिविल सोसाइटी की जानिब से जो मुजाहिरे हो रहे हैं और शहर की अहम शहरों पर हो रहे हैं मुजाहिरे, उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि खवातीन के खिलाफ जो बात की गई है उस पर यह माफी मांगी जाए और फिर फर्स्ट मुतालबा उनका क्या है कि उनको ओहदे से हटाया जाए। बिल्कुल। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, हमजा शहबाज को जेल में कोरोना हो गया, अस्पताल मुंतकिल किया जाए, नून लीग की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू भी आपने मुलाहिज़ा की, उनकी जानिब से भी यही मुतालबा किया जा रहा था, हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा था। क्या कहेंगे सिपरा साहब? देखें, ये तो जायज़ मुतालबा है कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज, आपने उनको गिरफ्तार कर रखा है किसी केस में, तो
ये तिब्बी बुनियादों पर उनका इलाज मुआवजे की सहूलत देना, ये तो उनका बुनियादी हक है। इस पर हुकूमत को सियासत नहीं करनी चाहिए। अताउल्लाह तारड़ बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि आप बीमारी पर अगर आप सियासत करेंगे, पहले केसेस पे आप कर रहे हैं, फिर आप बीमारी पर आप सियासत करेंगे। जिस तरह उन्होंने बताया कि चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस ने या उनके कैंप ऑफिस ने उनकी दरख्वास्त वसूल करने से भी इनकार कर दिया है। होम डिपार्टमेंट ने ही इजाज़त देनी है। होम डिपार्टमेंट अगर उनकी दरख्वास्त लेने से इनकार करेगा, और उस दरख्वास्त में क्या है कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस्तदा कर रहे हैं कि हमजा शहबाज शरीफ को किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए ताकि उनका इलाज मुआवजा हो सके। अच्छा, क्या है कि कोरोना ऐसी बीमारी आई जिस पर आपकी सारी दुनिया मुत्तफिक है कि उसका इलाज मुआवजा जरूरी है, उसकी आइसोलेशन जरूरी है, उसमें एहतियात जरूरी है, उस पर डॉक्टर्स की जानिब से मुसलसल निगरानी जरूरी है। तो आप बताएं कि वो कह रहे हैं वो केयर उनकी जेल में नहीं हो सकेगी। खाना पीना जो लोग देने आएंगे वो लोग भी रिस्क पे होंगे, तो आप आइसोलेट में रख ही दूसरे लोगों को भी बचा सकते हैं। देखें, जेल में अगर खुदा ना खासा उनसे कहीं और फैल गया, एक केस सामने आया था, आपको पता है कि 1 महीना पहले पकड़ा और उसके बाद जेल को किसी कैदी को हफ्जाबाद भिजवाया, किसी को कहीं भिजवाया, किसी को कहीं भिजवा कर उसके बाद इसको कंट्रोल किया गया। वो अपनी जगह पर देखें, वो अपोजिशन लीडर भी हैं, एक उसके साथ आम शहरी भी हैं, ठीक है, उनको केस में आपने गिरफ्तार कर रखा है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन उनको बुनियादी ये हक मिलना चाहिए कि उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब वो इत्तफाक हॉस्पिटल का कह रहे हैं, हुकूमत इत्तफाक हॉस्पिटल पे ना माने, किसी और हॉस्पिटल में, लेकिन इलाज मुआवजे पर आप कहें कि हम इलाज मुआवजे के लिए इनको किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं करेंगे। और जिस तरह वो बता रहे थे, हुकूमती ज़राए से उनको मालूम हो रहा है कि हम हमजा शहबाज शरीफ को नहीं भेजेंगे किसी हॉस्पिटल में, तो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत नहीं होनी चाहिए। ना सिर्फ उनकी इसमें जान को खतरा है, बल्कि आपके दूसरे लोग जो जेल में हैं उनके लिए भी आप खतरे का बाइस बन सकते हैं। मरियम नवाज शरीफ ये कह रही हैं, ट्वीट उन्होंने किया है कि मेरा भाई हुकूमत की बर्बरियत का शिकार हुआ है। काल कोठरी में बंद तन्हा कैदी कोरोना वायरस की जद में कैसे आ गया, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है। देखें, एक ऐसा टेस्ट हुआ जिसपे गवर्नमेंट ने खुद जब टेस्ट करवाया तो उसकी मनफी रिपोर्ट आई, जो सबके पास आई, उसको जेल हुकाम ने उसको जारी भी किया। उसके बाद एक और टेस्ट हुआ जिस पर आपकी मुस्लिम लीग नवाज क्या कह रही है कि वो जो टेस्ट आया वो पॉजिटिव आया। अच्छा, होता भी रहा है ये, जब से आपका कोविड-19 चल रहा है यही हुआ कि किसी लेबोरेटरी ने आपको पॉजिटिव दिया, किसी ने नेगेटिव दिया। माहिरीन ने अपनी आरा भी पेश की है दोनों मामलात पर चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, अब उसमें अब हार्म पैदा हो गया। दोनों मामलात पर आपको एहतियात करने की जरूरत है। अब मरियम नवाज की जानिब से भी आपका सोशल मीडिया पर ये जो पैगाम भेजा गया है कि हुकूमती बर्बरियत का वो शिकार हुए हैं, साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि काल कोठड़ी में बंद एक शहरी जो है उसको किस तरह ये कोरोना हुआ। तो ये सारे सवाल आते हैं, ठीक है, वो असेंबली भी जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, मरियम नवाज को ये भी मालूम होना चाहिए कि वो असेंबली भी जाते हैं। पिछले दिनों सालगिरह का उनका केक भी काटा गया है, वहां पर लोग भी मौजूद थे। ये सारी चीजें हो सकती हैं। ये अपनी जगह पर बयानात, अपनी जगह पर, इनको एक साइड पर रखें। बात यह है कि उनकी सेहत का मामला है, उनकी जिंदगी का मामला है। अगर जिंदगियों के साथ आप सियासत मिलाएंगे तो फिर सियासत ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए। इसको फिर आपकी मुस्लिम लीग नवाज ठीक कहती है कि आप इंतकामी सियासत कर रहे हैं। इंतकाम की सियासत या इंतकाम की बुनियाद पर आप करेंगे और इलाज मुआवजे जैसी सहूलत से आप किसी को महरूम रखेंगे, तो ये फिर आप पर सवालिया निशान होगा, हुकूमत पर क्वेश्चन मार्क आएगा कि वो क्या आया कि अगर खुदा न खास्ता इस केस की वजह से या कोविड-19 की वजह से हमजा शहबाज शरीफ को कुछ हो जाता और उस पर हुकूमत की जानिब से जो कहा गया कि हम उनको नहीं निकालेंगे या उनको जो मालूम हो रहा है, जो रिस्पांसिबिलिटी किस पे आती है? अल्टीमेटली हुकूमत पे आती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इस पे फिर कोई दो राय भी नहीं है कि अगर हुकूमत को इस पे तनकीद की जाए या फिर इस चीज का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराया जाए, वो तो फिर वाज़ेह चीज़ें हैं ना कि आप जानबूझ के इस मामले पर भी आप सियासत कर रहे हैं। हालांकि ये इखलाकी बुनियादों पर और इंसानियत की बुनियादों पर इस चीज़ पे जो है फौरी तौर पर डिसीजन लेना चाहिए। खैर, अगली खबर की तरफ जाते हैं। सीएम साहब मुतहरिक नजर आ रहे हैं और सीएम साहब ने एक बार फिर से शहर का दौरा किया है और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में हम देखते हैं जब भी वो शहर का दौरा करने निकलते हैं तो इस दफ़ा जिस चीज़ का उन्होंने नोटिस लिया है वो है खराब स्ट्रीट लाइट्स। क्या कहेंगे सिप्रा साहब? पहली बात तो यह है कि मैं आपकी इस बात पे मुत्तफिक नहीं हूँ बिल्कुल भी कि वज़ीर आला साहब मुतहरिक है। मुझे बताएं कहाँ पर मुतहरिक? कभी कभी नहीं, वो जब ऐसे दौरा करके फुटेज बनवा के, सिप्रा साहब फुटेज बनवा के जब वो बताते हैं मीडिया को तो वो यही दिखाना चाहते हैं ना कि मुतहरिक हैं और छोटे छोटे मसाइल देख रहे हैं। बिलाशुबा वो शहबाज शरीफ साहब को तो इन्हीं मामलात पे तनकीद का निशाना बनाते थे, लेकिन ये चीजें दिखाने का मकसद क्या होता है? शो ये कराना कि हमें छोटे छोटे मसाइल सब कुछ पता है। मुझे बताया कि आप गाड़ी में बैठकर बगैर प्रोटोकॉल के कहा गया कि उन्होंने सफर किया है
और दूसरी शाहरा पर आपको बहुत बड़ी तादाद में आपकी गाड़ियां नज़र आ रही हैं, और जिस शाहरा पर ये जा रहे हैं, जिस साइड पे, उस पर आपको सड़क खाली नज़र आ रही है, तो फिर बगैर प्रोटोकॉल के ये जो आपका दौरा है ये नज़र नहीं आ रहा, उस वीडियोज़ में जाहिर हो रहा है। सेकंड बात ये है कि आपने स्ट्रीट लाइट्स पर, ठीक है, बहुत अहम इशू है स्ट्रीट लाइट्स का ना होना। अगर सड़कों पर, शहरों पर स्ट्रीट लाइट ऑन नहीं है और अंधेरा है, और उस तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए आपके जराइम पेशा जो लोग हैं, वो आपकी आवाम और जो लोग हैं, जो राहगीर हैं, जो वहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, उनको जानी नुकसान भी हो सकता है, माली नुकसान भी हो सकता है। मुझे ये बताएं कि 2 दिन गुजर गए, आपने दौरा भी कर लिया, जिम्मेदारों का आपने तयन किया? बिल्कुल नहीं। आपकी स्टेटमेंट तो है कि उनको नौकरी पर नहीं बैठने दिया जाएगा। बिल्कुल, मैं इसी तरह आने वाली थी। इससे पहले भी सीएम साहब ने दौरे किए हैं और निशानदेही की है मसाइल की। आम शहरी को पता है कि स्ट्रीट लाइट्स जो हैं, आपकी जो जोन इंतजामिया, उनकी जिम्मेदारी है। आपने मुतलका जोन इंतजामिया से पूछा? आपने डिप्टी चीफ डीसीओ जिनको बोलते हैं, जो उसका सरबराह होता है, उनसे पूछा? जोन इंतजामिया को बुलाएंगे? यहाँ पर तो शहर में बेतहाशा ऐसे मकामात पे जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से खराब पड़ी है, ऐसे ही है ना वहाँ? पूरा शहरी ऐसा। बाद ऐसी शहर है जहाँ पर आपने शमसी लगाई, आपने कहा कि सोलर सिस्टम की वजह से हम स्ट्रीट लाइट्स को लगा रहे हैं, वो नहीं ऑन होती। उनकी प्लेट्स कहाँ से गायब हो गई, कहीं से टूट गई, कहीं गायब हो गई। मुझे बताएं, सारी चीजें अपनी जगह पर। हुकूमत अगर संजीदगी का मुजाहरा करे थोड़ी, या फिर कोई ऐसी प्लानिंग या हिकमत अमली या मनसूबा बंदी करे कि हमने अवाम को फायदा पहुंचाना है, उस सूरत में ये आपके अहम दौरे जो हैं, बगैर प्रोटोकॉल के दौरे और इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। को अहम कहा, मुझे सिर्फ ये बता दें, इस दौरे के कोई उनके लिए अहम है ना, मैं उनके लिए कह रहा हूं, मेरे लिए अहम नहीं है। मैं वो कह रहा हूं कि इनकी जरूरत उनको नहीं पड़ेगी। किस मकसद के तहत ये दौरे आते हैं, और फिर ये दौरा सिर्फ दिखाने के लिए, इसके नताइज भी मुझे बताएं कुछ हासिल होंगे या नहीं? देखिए, जिस तरह आप कह रही हैं ना कि वो मुतारिक नजर आ रहे हैं, इसी तरह जब टीवी चैनल पे चलेगी वीडियोस या अखबारात में आप नजर आएंगे, सुर्खी छप जाएगी कि जनाब मुतारिक हैं, स्ट्रीट लाइट्स पे नोटिस ले लिया। उसके नताइज भी तो हमने देखने हैं ना, क्या निकलता है। मुझे बताएं कि कोई जरूरत नहीं है बगैर प्रोटोकॉल, आप रेस्ट करें, आप दिन में ड्यूटी करें, अपनी रात में रेस्ट। मैं बड़ा अच्छा मशवरा उनको दे रहा हूँ, रेस्ट करें, आराम से बैठें। सिर्फ आपके जो मुतलका इदारे हैं, जो आपके जेर इंतजाम है, उनको ये कहें कि हमने अवाम को माली और जानी तहफ़्फ़ुज़ देना है, इस पर आपको इकदाम करना है। कम से कम उनसे टाइमली पूछगछ करना शुरू कर देंगे तो आपको इन दौरों की जरूरत भी नहीं रहेगी। इसमें किसको पूछेंगे? बिल्कुल, आपको टाइम निकाल के शहर का दौरा करने की जरूरत आपने, चलो कम से कम जोन को छोड़ दें, आपने डीसी साहब को पूछा है, डिप्टी कमिश्नर साहब आप क्या कर रहे हैं इसमें? बिल्कुल, चले सीएम साहब डीसी साहब को तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल नहीं पूछा ना, नहीं पूछा, तो फिर इसका क्या मतलब है? वीडियोस जारी करवा दें, टीवी पे चलवा दें। चलिए जी, सीएम साहब में इस पर तनकीद करते थे आप लोग। बिल्कुल, वज़ीर आला शहबाज शरीफ जो हैं, लेकिन इस जो माजी की आप बात कर रहे हैं, उनके दौरों के आपको फौरी नताइज भी नजर आना शुरू हो जाते थे, दौरे लग जाते थे, या ओएसडी बन जाते थे, या और उनके दौरे के दौरान ही लोग फील्ड में पहुंचना भी शुरू हो जाते थे। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे और अगली खबर है हमारे पास शहर में कोरोना के हवाले से अपडेट्स ये हैं कि 28 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, और हम देख रहे हैं कि वो जो एक बिल्कुल ग्राफ डाउन जा रहा था, वो दिन ब दिन अब थोड़ा सा हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका कोई हल नहीं है, एहतियात इसका एक वाहिद हल है, क्योंकि एहतियात की वजह से पहले भी हमने इस पर काबू पाया है। क्या कहेंगे सरफराज साहब? देखिए, आपने कहा एहतियात हल है, वो हमने करनी नहीं है। बिल्कुल आपने सही, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये 2-3 तस्वीर देख के एक चिड़ियाघर में जिस तरह से शहरियों का रश है, न्यूज़पेपर में मैं तस्वीर देख रही हूँ, इससे एहतियात नजर नहीं आ रही ना। आप कहीं चले जाएं, बाजार में चले जाएं, मार्केट, सड़कों पर कहीं चले जाएं, सिर्फ स्कूल्स बंद हैं, बाकी हर जगह पे हर चीज हो रही है। कोई मास्क नहीं पहन रहा। देखिए, हुकूमत ने कहा था कि हम आपके कारोबारी मुआशी मामला सबको देखते हुए, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, मजदूर तबका पिस रहा है, उसमें छोटा ताजर जो है मुश्किल में है, बड़ा ताजर भी अब सड़कों पर आने की कोशिश कर रहा था। तमाम चीज़ें उन्होंने देखी। उसके बाद क्या कहा कि SOPs, आज तक SOPs पर अमल दरामद नहीं हुआ। मुझे बताएं, जब पीक था उसमें 15 दिन पहले कहा, जब थोड़ा सा अमवात की शरह बढ़ी, फिर लोगों में थोड़ा सा खौफ फैला, उसके बाद थोड़ी देर की, उसके बाद ख़त्म कर दिया। आज फिर ज़रूरत है हमें। देखिए, अब केसेस बढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत निचली सतह पर आ रहे थे, नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, आपके स्कूल्स भी कल से खुलने जा रहे हैं। और फिर उसको मुझे ये बताएं कि आप अगर एक मास्क का वो कह रहे हैं और कोई हुकूमत की जानिब से नहीं कहा गया, पूरी दुनिया की रिसर्चेज यही हैं कि अगर मास्क पहनकर हम लोग घरों से निकलें या किसी पब्लिक प्लेस पर जाएं तो हम उससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और कोरोना वायरस जो है इस पर काबू भी पा सकते हैं। मुझे बताएं
कि मास्क पहनना कोई मुश्किल, अच्छा अवेलेबिलिटी भी है, सस्ता भी है। अब ऐसा भी नहीं है कि ब्लैक में फरोख्त हो रहा है या महंगे दामों को फरोख्त कर रहा है। हर जगह स्टॉल्स मौजूद हैं, फार्मेसीज पे, मेडिकल स्टोर्स पर, आप किसी जनरल स्टोर पर भी चले जाएं, किसी मार्ट पर चले जाएं, हर जगह आपको सैनिटाइजर भी मिलेगा, आपको मास्क भी मिलेगा। सिर्फ मामला कहाँ पर है, हमने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करना, और वो जो आपकी शहरों पर, बाजारों में, मार्केटों में आपको नजर आ रहा है, इसका फिर खमियाजा अगर हम उसी तरह मार्च अप्रैल वाले फेज में चले गए, उसी तरह हर चीज को बंद करना पड़ेगा, तो हमारा मुल्क या हमारा शहर अब इस बात का मुतहम्मिल नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सफेद पोश ऐसे लोग हैं जो लोग इस लॉकडाउन की वजह से जिस मुश्किलात से वो दो चार रहे, हम लोग और आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप उनसे पूछें कि उन्होंने किस कर्ब से ये सारा वक्त गुजारा है। बात यह है कि हमें अब एहसास करना है, लोगों को एहसास करना है। अब वो बात छोड़ देनी है कि कोई कोरोना नहीं आया। अब देखें, अगर रियासत आपको कह रही है, अगर हुकूमत आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, बार बार अपील कर रही है कि आप लोग एहतियात करें, इसका क्या मतलब है कि आपका वायरस एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। जब हुकूमत ऐलान करेगी कि खत्म हो गया, तो फिर जिस तरह मामूल के मुताबिक आप जिंदगी गुजारें, कोई किसी को नहीं रोकेगा। पहले भी ऐसा होता है, लेकिन अब आप मेडिकल और उसके बाद आप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को खोल रहे हैं। 22 तारीख से आप स्कूल्स खोल रहे हैं। 1 अक्टूबर से आप कह रहे हैं कि हम नर्सरी, प्ले ग्रुप, केजी ये ग्रुप खोलेंगे। छोटे बच्चों को आप किस तरह एहतियाती तदाबीर के साथ स्कूल भेजेंगे, ये उस सूरत में होगा जब आपके तमाम लोग जो हैं कोरोना SOPs पर अमल करेंगे। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपने मुझे लास्ट टाइम कहा कि आप मास्क उतार दें और प्रोग्राम में बैठे, मैं बैठ गया आपके साथ। मेरा बेटा 4 साल का है, उसने अपनी माँ से कहा कि मामा आप बाबा जो हैं वो मास्क उन्होंने उतार दिया है तो कोरोना खत्म हो गया है। हाँ। ये मैं 4 साल के बच्चे की बात बता रहा हूँ आपको। बहुत चीजें ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं, वो आपकी एंकर ने नहीं पहना हुआ था तो मैंने इसलिए नहीं पहना हुआ था। अब उसको जस्टिफाई करना था, लेकिन कोरोना मौजूद था। अब देखे इतना 4 साल का बच्चा के लिए भी मिसाल बनती है। अगर हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग अगर अमल दरामद करेंगे, हम लोग SOPs पर करेंगे, तो हमारे बच्चे आज जो स्कूल में जाएंगे उनको भी पता होगा कि हमने मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, समाजी फासला रखना है। वो घर से सीखेंगे, वो आपसे सीखेंगे। अगर आपने ये स्टेटमेंट देनी है कि कोई कोरोना शरोना नहीं है जी, हमें हुकूमत कहती है, इसका क्या आएगा? इसका बड़ा इम्पैक्ट आपके बच्चों पर आएगा। बिल्कुल आपने सही। और आपके बच्चे जो रोजाना हजारों लाखों की तादाद में आप स्कूल जाएंगे, उन्होंने क्लासेस लेनी है, पढ़ना है, बिल्कुल तो फिर किस तरह होगा ये मामला? स्कूल्स भी जाना है, स्कूल्स वैन में भी जाना है। तो अब ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करने लगी हैं कि एहतियात आपने बरतनी है। और बहुत जबरदस्त बात आपने की है कि हमें खुद अपने बच्चों को मिसाल बनाकर दिखाना है, खुद इन चीजों पर एहतियात करनी है, तभी आपके बच्चे भी करेंगे। घर में ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप खुद ये रूटीन प्रैक्टिस का हिस्सा बना लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको बच्चों को कहना भी नहीं पड़ेगा कि आप एहतियात करें। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है, गिरफ्तारियों का खौफ, सरकारी मुलाजिमीन अपनी करप्शन में पेशी से खौफजदा हैं। क्या कहेंगे सिपरा साहब? देखें, जिसने पकड़ना है या जिसको गिरफ्तार आपकी किसी भी एजेंसी या डिपार्टमेंट में करना है, उसने कर लेना। उसमें फिर मेडिकल रिपोर्ट्स आड़े नहीं आती हैं। ये बड़ा, मैं कहता हूँ कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करवा दें। मेडिकल रिपोर्ट बनवाना भी कोई बड़ा इशू नहीं। चाहे आप सरकारी हॉस्पिटल की बात कर लें, चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर लें, किसी जगह से भी आपका मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट सबमिशन के बाद आपको तारीख तो मिल सकती है कि आप 10 दिन मिल गए, 7 दिन मिल गए, लेकिन ये ना हो कि आपका एंटी करप्शन बुला रही हो किसी केस में और फिर आप मुसलसल मेडिकल रिपोर्ट पर रहें, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों पर संगीन इल्जामात होते हैं, अच्छा इसमें जितने भी डिपार्टमेंट लिखे हैं रिजवान नकवी साहब ने, सब करप्ट 3 डिपार्टमेंट है। सबसे टॉप पे कौन सा आता है? आपका रेवेन्यू आता है, महकमा माल आता है, आपके तहसीलदार, आपके पटवारी, आपके कानून गो, ये सब करप्ट 3 जो मुलाजमीन है उनमें शामिल होते हैं, जिन्होंने रेवेन्यू के मामला, आपका पटवारी मैं भूल गया, पटवारी जो है ना वो सरप्रस्त होता है, वो सरप्रस्त होता है किसी भी जगह पर आपकी कोई भी आपने मामला करना तो ठीक है। उसके बाद आपका क्या आगे LD आ गया, आपका लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसमें भी करप्शन आप देख लें इंतहा को पहुंची हुई है। आप 1 विंडो ऑपरेशन देख लें, जो मर्जी कर लें, किसी जगह पर नक्शा बनवाना है, प्लॉट लेना है, सब मामला इसी तरह है, सड़कें बननी है। मैं कहता हूं कि ये वो डिपार्टमेंट है जिन पर मैं तो बुजदार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सड़कों पर घूमने की बजाय इनकी कारकर्दगी को देखें कि एक छोटा सा मुलाजिम करोड़पति किस तरह बन गया है।
आप उनके असासाजात को चेक करें, उनका रहन सहन को देखें और नोटिस ना लेना पाए। ना नोटिस के बाद तो खत्म ही हो जाती है ना हर चीज। बिल्कुल ऐसे ही है। नोटिस ना लें, अमली काम करें। नोटिस लेकर खबर, मैं कहता हूं कि खबरें जरूर ठीक है, आपका हक है, खबरों की तशहीर करवाएं, खबरें आपके हक में भी लगनी चाहिए, तनकीद भी, लेकिन अमली काम करें तभी उसका क्रेडिट भी आप उस वक्त तक मैं बताएं कि जब आप अमली काम शुरू कर देंगे ना, अवाम को होगा कि उस्मान बुज़दार साहब हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं और हमारे लिए बड़ा काम कर रहे हैं, तो आपको सड़कों पर भी नहीं निकलने की जरूरत पड़ेगी और आपको वो चीज किसी जगह खुद दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद ही उस पे बात करेंगे, लोग खुद ही बात करें, इसको देखेंगे। नोटिस लेने की हम बात करें, एक और बहुत अहम मामला है और वो है गरीब का, वो है हम सबका, वो उन लोगों का जिन्होंने हर रोज घर में खाना भी बनाना है और इससे इस मसले की वजह से वो परेशान भी हैं। सब्जियों की कीमतें, क्या कहेंगे आप? देखें, बड़ा मुश्किल काम है, ये नहीं होना। मुझे बताएं कि आपका कोई ऐसा सोमवार नहीं गुजरता या हमारे यहाँ कोई ऐसा इतवार नहीं गुजरता जिस दिन हम आपके मॉडल बाज़ार जो हैं उन पर बात ना करें और सब्जियों की कीमत पर बात ना। मुझे अदरक बताएं 800 रुपये किलो हो गई है, ऐसी है। लहसुन आपका 350-400 रुपये किलो हो गया है। आपकी हरी मिर्च जो है वो 400 रुपये किलो हो गई है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आपका ब्रॉयलर गोश्त 180 रुपए फरोख्त हो रहा है। जी बनाएं, दाल बनाएं, सब्जी बनाएं, इसकी तो जरूरत आपको पड़नी है। देखे ना, आम जो शहरी घर पे बैठा है वो कहता है जी मैं दाल बना ले। अच्छा, दाल भी 200 रुपए किलो, कोई भी नहीं। बिल्कुल, दाल भी 200 रुपए किलो से कम कोई रेट नहीं है। सिप्रा साहब, मेरे पास वक्त कम है, ये चीजें प्लान करके की जाती हैं ताकि अवाम को मजीद तंग किया जा सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जाने ब्रेक का वक्त हुआ है, आप हेडलाइंस जानिए जिसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने ये चीज़ आपके साथ जिक्र की थी कि आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की तैयारियां कैसी हैं, क्योंकि कल से बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस खुलने जा रहे हैं, स्कूल्स भी ओपन हो रहे हैं, लेकिन मरहलावार इस चीज़ का जो है वो आगाज़ किया जा रहा है। तो तैयारियाँ कैसी हैं, स्टूडेंट्स के लिए जो SOPs बनाए गए हैं, ऑब्वियसली एक बड़ा चैलेंज है, उन पर भी अमल दरामद कराना। तो किस तरह से इस बड़े चैलेंज से जो है वो निपटा जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ की तैयारियां कैसी हैं, इस पे हम बात करेंगे। सेकेंडली, इतनी देर बाद जब आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए भी उस माहौल में एडजस्ट करना, तालीमी निज़ाम एक बार फिर से उसके मुताबिक लेकर आना, यह असातिज़ा के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा। तो इसके लिए किस तरह से तैयारी की गई है हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, वाइस चांसलर GCU डॉक्टर असगर जैदी, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले आपका? ठीक ठाक, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे बताइएगा, स्टूडेंट्स तो शायद एक्साइटेड हो ही, आप एक्साइटेड हैं यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं? बहुत बहुत खुशी है मुझे इस बात की, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी क्या सही मायनों में ज़िंदगी उसके स्टूडेंट्स होते हैं। बिल्कुल, और हमारी जॉब का बहुत अहम मरहला ये होता है कि हम उनको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सकें, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। तो बहुत खुशी है मुझे कि हम कल अपनी यूनिवर्सिटी को खोल सकेंगे। अच्छा, ये एक वाकई बहुत बड़ा स्टेप होता है कि आपने स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन देनी है, लेकिन इस दफ़ा इससे हट के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो ये है कि आपने स्टूडेंट्स की हिफाजत भी करनी है। मैं SOPs की तरफ आना चाहूंगी, जो कि एक बड़ा चैलेंज है। ऑब्वियसली हमने देखा बाजारों में SOPs पर कहा कि जी आपने अमल दरामद कराना है, मार्केट्स में, मॉल्स में कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज इस पे करते रहे हैं। आपको लगता है कि आप इस पे पूरा उतर सकेंगे? देखिए जी, अभी तक जो कोरोना के असरात हमारी कौम पर रहे, हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए खुदा ताला का कि हम पर इतने बुरे असरात नहीं हुए जितनी दूसरी कौमों पर हुए। बिल्कुल ऐसे। और इसमें एक बड़ा अहम किरदार हमारे डॉक्टरों ने और पैरामेडिक स्टाफ ने किया। अब नेक्स्ट स्टेज पर जब तालीमी इदारे खुल रहे हैं तो हम असातिज़ा और तलबा का एक बहुत अहम किरदार होगा और हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। और मेरी उम्मीद है कि मेरे तलबा, मेरे टीचर्स मुझे मायूस नहीं करेंगे कि जो SOPs हमने उनके लिए डिफ़ाइन की हैं वो उसको अच्छी तरह फॉलो करें और एक तरह से मशअले राह बने अपने माशरे के लिए आज के बाद, यूनिवर्सिटी खुलने के बाद, कि SOPs को किस एहसन तरीके से वो फॉलो कर सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ मेन पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, इसको अपने क्लासरूम्स में आपने किस तरह से मेंटेन करना है, उसकी तैयारी कर ली गई है। फिर जब आपके स्टूडेंट एंटर हो रहे हैं यूनिवर्सिटी में तो अकॉर्डिंग टू SOPs उन्होंने मास्क पहना है और जिस तरह से सफाई सुथराई का कहा जा रहा है, ये सब चीज़ें इंश्योर की जा रही हैं? जी
जी, जो तलबा की तरफ से हमें बहुत ज़रूरत है कि वो 2 चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। एक तो मास्क पहने, यूनिवर्सिटी गेट से अंदर हम किसी बच्चे को या किसी उस्ताद को नहीं आने देंगे कि जब तक वो मास्क नहीं पहने होंगे। फिर सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है सोशल डिस्टेंसिंग की, और सोशल डिस्टेंसिंग में ऑलरेडी हम ये एक तरीके अपना रहे हैं कि आधी क्लास आएगी, तो यानी हम हर बच्चे के दरमियान एक और बच्चे का डिस्टेंस रखेंगे क्लास में। एक दिन आधी क्लास आएगी, उससे अगले दिन जो बाकी क्लास जो पहले दिन घर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी वो अगले दिन क्लास में आएगी। इस तरीके से हम आहिस्ता आपके रिसोर्सेज भी डबल इस्तेमाल होंगे। हाँ, नहीं, वो ये होगा कि जो क्लासेस हम कैंपस में दे रहे होंगे वो उसी वक्त टेलीवाइज हो रही होंगी ऑनलाइन क्लासेस में। तो जो बच्चे आधे बच्चे यानी इवन डेट्स में इवन रोल नंबर वाले कैंपस में आएंगे, ऑड डेट्स में ऑड रोल नंबर वाले कैंपस में आएंगे। जो बच्चे घर बैठे होंगे वो वही लेक्चर ऑनलाइन रिसीव कर रहे होंगे। इस स्टेज पे यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चे माशाल्लाह इतने सेंसिबल होते हैं, ये चीज़ें स्कूल के बच्चों को कहीं ना कहीं जो है वो डिस्टर्ब करती हैं। अच्छा, क्लासरूम्स में इस चीज़ को इंश्योर आप करा लेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। अब एक हमारा ट्रेंड ये है ना कि आप यूनिवर्सिटी में ग्राउंड्स में देख रहे हैं, ग्रुप्स में फ्रेंड्स सारे बैठे होते हैं, फिर कैंटीन टाइम में आप देखते हैं, यहाँ पर आके थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बिल्कुल जी, और कल हम इस बात का ये रिहर्सल भी करते रहे हैं कि हम देखा कि बच्चे कहाँ बैठे हैं और उनको बताया जाए कि किस तरीके से वो डिस्टेंस रखें अगर वो साथ बैठे हैं। तो देखिए वो काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है कि जब तक हम करीब आकर हाथ न मिलाएं या हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि स्टूडेंट्स इतनी देर बाद आ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में, आप कितने लोगों को रोक? लेकिन ये है कि इसमें उन्हीं की भलाई है। अगर वो ये SOPs अच्छी तरह फॉलो करेंगे तो उस तरीके से हम यूनिवर्सिटीज़ को खोले रखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि 2-3 हफ्ते में हम 100% स्टूडेंट्स को हर रोज़ कैंपस में बुला सकेंगे। लेकिन ज़िम्मेदारी उन बच्चों पर है और हमारे असातिज़ा पर है और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पे है कि वो अच्छी तरीके से सफाई रखें और इन बच्चों पर सख्ती करें जहाँ ज़रूरी हो। सबको मिलकर ताउन करना होगा, वो चाहे आपकी यूनिवर्सिटी है, वो चाहे फैकल्टी है, वो चाहे वो लोग हैं जो कि सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, वो चाहे स्टूडेंट्स हैं, सब मिलकर इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तभी इसको पॉसिबल बनाया जा सकेगा। टीचर्स की मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी, उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ है और ट्रेनिंग उनकी प्रॉपर होना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमने कहा ना कि आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस एक नई चीज़ थी, टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग उस पर कराई गई। अब ये वाले मरहले पर भी टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, टीचर्स की ट्रेनिंग जहाँ तक ऑनलाइन टीचिंग का मामला है वो हम पिछले सेमेस्टर में कर चुके हैं जब उन्होंने फुल टाइम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे थे। अब सिर्फ हमने इस बात का उन्हें एहसास दिलाना है कि वो हमारे प्रॉक्टर होंगे SOPs को फॉलो कराने में। तो ऑलरेडी हमने प्रॉक्टोरियल सिस्टम जो है वो दोबारा से हमने लागू किया है। हर फैकल्टी के अंदर एक चीफ ट्यूटर होगा और पूरी यूनिवर्सिटी में तकरीबन 80 ट्यूटर्स हमारे होंगे जो कि हर वक्त गर्दिश होंगे। अगर वो खुद नहीं पढ़ा रहे तो उनकी ड्यूटी होगी कि वो बच्चों पर नज़र रखें कि वो SOP स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं। यानी वो जो एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाता है वो आप इस तरह से मॉनिटर करेंगे? जी बिल्कुल, अगरचे कि हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को एज एडल्ट्स ट्रीट करें और उन्हें मौका दें कि वो अपनी जिम्मेदारी का खुद एहसास करें, लेकिन जहाँ भी ज़रूरी होगा हमारे प्रॉक्टर्स मौजूद होंगे जो उन्हें बार बार एहसास दिलाएंगे। और शुरू में थोड़ी तकलीफ़ होगी, उसके बाद एक सिस्टम मुरतब हो जाएगा कि भाई इस तरीके से बैठ सकते हैं, इस तरीके से नहीं बैठ सकते। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पूरे वीकेंड में इसी पे काम करता रहा हूँ कि किस तरह हम अपने बाथरूम्स जो है वो दोबारा से दोबारा उनकी सफाई करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे, किस तरह हमारे क्लासरूम्स के सामने बड़ी बड़ी बॉटल्स जो हैं वो सैनिटाइजर्स की रखी होंगी ताकि बच्चे जो है ना, मेरे ख्याल में अगर 3 SOPs हम फॉलो कर लें, एक मास्क ज़रूर पहने रखें और दूसरा हम हाथ मिलाने से गुरेज करें और तीसरा जब भी मौका मिले जिस भी कॉर्नर पे सैनिटाइज़र की बॉटल नज़र आए तो थोड़ा सा अपने हाथ में सैनिटाइज़र अच्छे तरीके से मल लें ताकि
कोई किसी किस्म के जरासीम वो अपने मुंह तक ना ले जा सकें या किसी और तरीके से उससे इफेक्ट ना हो। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं और जिस तरह से आप तैयारियां बता रहे हैं तो आई मस्ट अप्रिशिएट कि ये तैयारियां हमारी सभी यूनिवर्सिटीज़ को करनी चाहिए, क्योंकि बहुत अरसा यूनिवर्सिटी हमारी बंद रही है, जहाँ पर तालीमी निज़ाम बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, वहाँ पर दीगर भी बहुत सारे मसाइल हैं। तालीमी निज़ाम मुतासर होने की मैं बात कर रही हूँ, अब स्टूडेंट्स को दोबारा उस स्टेज पे लेकर आना ना, आप बहुत आराम कर लिया है और आराम के बाद जब दोबारा अपने पढ़ाई की तरफ जाना होता है आप उस तरह से मेंटली रेडी भी नहीं होते। आप समझते हैं ये भी एक चैलेंज होगा? कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि वाकई इंतजार कर रहे होंगे और कुछ बहुत रिलैक्स भी हो गए होंगे। देखिए, अब जिस सिस्टम की तरफ हम जा रहे हैं उसे हम हाइब्रिड सिस्टम कह रहे हैं, जिसमें आप ऑन कैंपस भी आपकी पढ़ाई हो रही है और ऑनलाइन भी टीचिंग हो रही है। और पिछले सेमेस्टर में हमने बच्चों को और अपने असातिज़ा को बहुत सी ट्रेनिंग देकर ऑनलाइन टीचिंग की तरफ राग़िब कर लिया है और बहुत एहसन तरीके से पिछला सेमेस्टर हमने निभाया है, क्योंकि अचानक शुरू करना पड़ा, जल्दी जल्दी से ट्रेनिंग, कनेक्टिविटी के इश्यूज थे, स्टूडेंट्स मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, बिल्कुल ऐसे ही। तो लेकिन उस बहरान से निकल कर अब इस मौके पर हम बहुत ज़्यादा तैयार हैं और हमारी कोशिश है कि वो जो तमाम सबक हमने हासिल किया पिछले सेमेस्टर में हम वो अच्छे तरीके से अब उसको इस्तेमाल कर सकें, वो लेसन जो हमने ड्रॉ किए उसको अब अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें इस सेमेस्टर में। तो मुझे उम्मीद है कि हम पिछले सेमेस्टर से ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने बच्चों से बच्चियों से फेस टू फेस भी टीचिंग कर रहे होंगे एक दिन और दूसरे दिन उनको ऑनलाइन टीचिंग बिल्कुल। और इस पे जो इन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स थी ऑब्वियसली उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडी की वजह से भी उस तरह से चीज़ें समझ नहीं पा रहे थे। सो ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वाइस चांसलर GCU डॉक्टर असगर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हमने यूनिवर्सिटी के सारे मामलात पे बात कर ली। हॉस्टल अब आपके पास यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह बहुत बड़ा हॉस्टल है, वहाँ पर भी आपके स्टूडेंट्स रहेंगे, वहाँ पर किस तरह चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा? देखिए जी, ये सबसे मुश्किल तरीन मरहला था। बहुत अरसे तक हम अपना इदारा इस वजह से भी नहीं खोल सके कि हमारे जो आउट ऑफ स्टेशन स्कॉलर्स हैं वो किस तरह हॉस्टल्स में SOPs फॉलो करते हुए मुकीम रहेंगे। अब हमने ये फैसला किया है कि कोई नए एडमिशन्स ना करें। सही। इसलिए हम फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट और फर्स्ट ईयर BA BS ऑनर्स के एडमिशन हॉस्टल्स में नहीं करेंगे। ठीक हो गया। इसलिए ऑलरेडी जो हमारे पास इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद आधी रह जाएगी। फिर हमने एक और फैसला किया है कि जो लोग भी लाहौर शहर के 80 मील के फासले पर रहते हैं उनको हॉस्टल्स में रहने की इजाज़त नहीं होगी, उनको डे स्कॉलर कंसिडर किया जाएगा। सही। डॉक्टर साहब, अभी जो स्टूडेंट्स अपने शहरों से, अपने आबाई इलाकों से हॉस्टल के लिए आएंगे, उनका क्या कोई ये चीज़ रखी गई है कि वो अपने कोरोना टेस्ट करा के फिर आएँ? कुछ ऐसे SOP का हिस्सा है चीज़ें? ऐसा होगा कि ऑलरेडी हम 50% अपनी जो तादाद है उसको रिड्यूस कर देंगे। तो इसका मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग हमने क्रिएट करनी शुरू कर दी। ठीक। अब जब वो बच्चे हमारे पास आ जाएंगे तो सिवाय टेम्परेचर लेने के हम कोई टेस्ट नहीं करेंगे। अलबत्ता उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाएगा कि उन्हें ऐसी सिम्टम्स अगर हैं तो वो आकर हमें आगाह करें या हम उनके इलाज का इंतज़ाम करें या उनके वालिदैन के पास उनको वापस भेजें और ऑनलाइन पे उनको एजुकेशन का अलाउ करें। तो हॉस्टल के अंदर रहते हुए भी हम सख्त नज़र रखेंगे बच्चों पर कि किसी भी बच्चे पर अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो सबसे पहले उनकी क्वारंटीन की जाए और दूसरे मौके पर उनके टेस्ट किए जाए। उसके लिए हमारे अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर हमने नया इसी साल कायम किया है हेल्थ एंड वेलबींग सेंटर, जो कि गवर्नर साहब ने, चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने इफ्तिताह किया था 14 अगस्त को। उसमें हमने खुसूसी इंतज़ामात किए हुए हैं कि कोई भी सिम्टम्स, कोई भी बच्चा जिसको सिम्टम्स होंगे हम उनको वहाँ पर पहले ट्रीट करेंगे और फिर हमारे साथ हमारी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की एम्बुलेंस है जो उनको क्वारंटीन
एरियाज़ में ली जाएगी। चलिए जी, आई विश, आई होप ये मामलात सारे इसी तरह से रहें, अच्छे तरीके से हल हो सकें और स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे माशाल्लाह इस एज ग्रुप के हैं कि काफ़ी सेंसिबल होते हैं, तो उनका जो है वो ताउन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ताकि जहाँ पे यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इतने ज़बरदस्त इंतजाम किए वहाँ पे स्टूडेंट्स भी अपना किरदार अदा करें और चीज़ें अच्छे तरीके से चल सके। डॉक्टर साहब, 3 साल विजन आपने यूनिवर्सिटी के लिए रखा है, क्या चीज़ें उसमें शामिल? देखिए जी, पहले तो वो 4 साल है, मेरा 4 साल का टेन्योर है, लेकिन क्योंकि 1 साल गुजर गया है तो आप उसे 3 साल का कह सकते हैं कि विजन आगे 3 साल का चलेगा। उसके 5 नुकात हैं। जो पहला और सबसे अहम है वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हमने किस तरीके से अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर बनाना और ये तो ही आपके इदारे का खासा है, एक बड़ा नाम है GCU और इस चीज़ को मेंटेन रखना भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी बिल्कुल। हम यही चाहेंगे कि जिस तरह एक लेगेसी है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास कि इसके ग्रेजुएट्स जो ना सिर्फ जिस वक्त पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया, बल्कि पाकिस्तान बनने के बाद भी पाकिस्तान की जो शेप अप हुई है वो हमारे ग्रेजुएट्स जिन्हें हम रावियंस कहते हैं उन्होंने किया है। हमारी कोशिश ये है कि अब इस मौके पर जबकि हमारा प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बहुत ज़्यादा मुकाबला बढ़ गया है, हम भी अपना मकाम इसी तरह कायम रखें और वो तभी मुमकिन होगा कि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो कि मेरा पहला नुक्ता है इस स्ट्रेटेजिक विजन में, वो उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऐसी हो कि हमारे बच्चों को अच्छी जॉब्स मिलें और वो माशरे में मशाल राह बने। उसी तरह एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपने उठाया है, हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा वो पढ़ाई का लेवल, वो मयार ऐसा नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए इस कदर आसानी हो जाए कि जैसे ही वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके बाहर निकल रहे हैं उनको जॉब्स मिल जाएं। उसके लिए स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। अब इस पे क्या सिस्टम में ख़राबी है, एजुकेशन सिस्टम उस तरह से सपोर्टिव नहीं है, आप क्या वजह समझते हैं? मेरे ख्याल में जो इंटरेक्शन है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का इंडस्ट्री के साथ, उसमें कुछ कमी रह गई है। बहुत से इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं कि जिसमें उन्होंने अपने सिस्टम के अंदर इंडस्ट्री के साथ डे टू डे बेसिस पर इंटरेक्शन किया हुआ है और यही वजह है कि जब बच्चे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो वो इस इंडस्ट्री के अंदर जम होने का पूरा उनके अंदर ताकत होती है, उनकी सलाहियत होती है। मैं यहाँ आने से पहले सोल नेशनल यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया में पढ़ाता था। उसमें एकेडमिक यूनिट्स के साथ साथ इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी इमारतें पीछे खड़ी होती थी और स्टूडेंट्स का डे टू डे बेसिस पर उन इंडस्ट्रीज़ के साथ कनेक्शन होता था। उन्हें पता होता था कि इंडस्ट्री की क्या डिमांड है और एकेडेमिया में हमने क्या सीखना है, ताकि कल को जब हम इनके पास एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे तो हमने हमारे अंदर किस किस्म की सलाहियत होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि उसी किस्म का इंटरेक्शन ड्यूरिंग दी एजुकेशन, जो 4 साल की बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है और इस पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को फोकस करना है। डॉक्टर साहब, वक्त हमारे पास कम है, मैसेज आप क्या देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? देखिए जी, सबसे बड़ा तो ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की एक बहुत अहमियत है इस माशरे में। हमेशा से हमने ऐसे तलबा और तलबात पैदा किए हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में और इसको शेप अप करने में एक किरदार अदा किया है। हम यही किरदार गवर्नमेंट कॉलेज से पूरा करते रहेंगे, माशरे के लिए माशाल राह बनेंगे। उसके लिए कुछ हमने अगले 3-4 साल में बहुत सी मेहनत करनी है। मैं चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भी ओल्ड रावियंस बैठे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की मदद करने के लिए तैयार हो जाएं। ये वक्त आ गया है कि दोबारा से इस यूनिवर्सिटी की हम ग्लोरी, जो इसकी लॉस्ट ग्लोरी है, उसको दोबारा से हासिल करें। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। आई विश ये जो तमाम प्लानिंग आपने की है इसमें आप प्रॉपर तरीके से कामयाब हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक से पहले हमारे साथ वीसी GCU थे और हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ की तैयारियां कैसी हैं। यूनिवर्सिटीज़ पे तो एज सच मैंने पहले भी ये बात की कि इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। स्टूडेंट्स माशाल्लाह इस एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं कि वो चीज़ें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी करते हैं। उनको बाकायदा बार बार चेक करना ज़रूरी नहीं होता। आप एक दफ़ा भी कह दें और ये चीज़ें काफ़ी हो जाती हैं, लेकिन जब बात आती है स्कूल्स पे तो ये एक बड़ा चैलेंज एक्चुअली बन जाता है। और अगर हम रिसेंट सिचुएशन देखें कोरोना की, तो कुछ केसेस भी अब हमारे पास बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब हम अपना निज़ाम ज़िंदगी जो है उसको दोबारा से बहाल करने जा रहे हैं। स्कूल, कॉलेजेस, शादी हॉल्स खुलने जा रहे हैं। अब एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों की एहतियात,
एक बड़ा चैलेंज है। स्कूल्स मरहलावार खुलेंगे और पहले देखा जाएगा बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट को बुलाया जाएगा और उसके बाद फिर मिडिल और प्राइमरी की तरफ आया जाएगा। लेकिन अब स्कूल्स में तैयारियां क्या हैं? ऑब्वियसली सबसे पहला रिस्पॉन्सिबल जो हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं, जिन्होंने घर से जाते वक्त जो चीज़ें SOPs का हिस्सा हैं वो प्रोवाइड अपने बच्चों को करनी है। तो प्लीज़ वो पेरेंट्स जो कि इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उनसे कि मास्क अपने बच्चों को ज़रूर दे के भेजें, सैनिटाइज़र अपने बच्चों को ज़रूर दे के भेजें। उसके बाद वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल इंतजामिया की, वो किस तरह से इसको यकीनी बनाएंगे, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारी मेहमान मौजूद हैं, प्राइवेट सेक्टर से इनका ताल्लुक है, मदीहा ज़की। इनसे जान लेते हैं कि किस तरह से स्कूल्स के मामलात को मेंटेन किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मदीहा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? आई एम गुड, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे बताइएगा, तैयार हैं आप? फिर बहुत ज़्यादा, हम बहुत एंक्शसली वेट कर रहे हैं अपने बच्चों को रिसीव करने के लिए। हमारे स्कूल्स, उसके प्लेग्राउंड्स, उसके क्लासरूम्स, दे रियली मिस द चिल्ड्रन एंड द गिगल्स। अच्छा, बहुत सारे स्कूल्स ना बच्चों का वार्मली वेलकम करने के लिए स्कूल्स की बिल्डिंग्स को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट कर रहे हैं, तो आप लोगों ने भी क्या ये प्लान रखा है कि आप बच्चों को इंटरेस्ट भी तो डेवलप करना है ना स्कूल्स में? बिल्कुल ऐसा है, हमने उनके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान की हैं, बल्कि हम एक सब्जेक्ट लॉन्च करने लगे हैं जो है स्किल डेवलपमेंट। जबरदस्त। इस क्वारंटीन के टाइम से हमने रियलाइज़ किया कि बच्चों को हम जहाँ एकेडमिक्स तो दे ही रहे हैं, जो हमारी ड्यूटी है, हमें कुछ बॉक्स से निकल के भी उनके लिए करना है कि कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकती है जिंदगी में, तो उसके लिए हमें उन्हें तैयार करना है। व्हाट इज द लाइफ स्किल डेवलपमेंट, कि उन्हें छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर से बंदा ना बुलाना पड़े। फॉर इंस्टेंस, एक आपका बल्ब खराब हो गया है तो बड़े बच्चे जो हैं उन्हें पूरा सेफली सिखाएंगे हाउ टू चेंज इट, हाउ टू फिक्स वेरी लिटिल टाइनी माइन्यूट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एट होम। सिमिलरली, जब आपका बटन टूट जाता है, हम लड़के लड़कियों को दोनों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो उन्हें बटन लगाना आना चाहिए। इस तरह के बहुत से छोटे छोटे काम हैं जो घर के हैं। स्विच की वायर हिल जाए, आपके जितने प्लम्बिंग वर्क्स हैं, उसके लिए हम छोटे छोटे उनको ट्रेनिंग देंगे अपने स्कूल के लिहाज से। दिस इज व्हाट वी हैव थॉट आफ्टर दिस क्वारंटीन। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। आई मस्ट से कि सब स्कूल्स को ये आइडिया आगे लेके चलना चाहिए। SOPs की तरफ आ जाते हैं, क्या चीज़ें हैं SOPs में जो आप लोगों ने प्लान की हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट कराना? प्लान करना तो एक ठीक है ना कि आपने प्लानिंग कर ली है बड़ी अच्छी, उसको इम्प्लीमेंट कराना चैलेंज बन जाता है। कैसे कराएंगे? हमने इसके लिए अपने आप को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। बेसिकली उसके लिए जो सबसे पहले वाला हिस्सा है, क्योंकि द वर्ल्ड हैज चेंज्ड एंड एवरीथिंग इज इन डिफरेंट सिचुएशन। ये स्कूल रीओपनिंग वो कोरोना तो एक्चुअली एग्जैक्टली, और ये वो रीओपनिंग नहीं है जो नॉर्मली होती है, इट्स क्वाइट डिफरेंट। तो हमने सबसे पहले, आपको जब भी कोई चैलेंज आता है तो आप उसके लिए तैयारी करते हैं, आप उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करते हैं, और वो आप नॉर्मली घर से करते हैं। आपको पता है प्रेप लीव्स भी होती हैं, तो उस प्रेप ये हमारा आजकल का जो दिनों का फेज जा रहा है, दैट इज अ प्रेपरेटरी फेज। हमने इसको बड़ा प्रॉपर यूटिलाइज किया है। सबसे पहले हम प्री ओपनिंग प्रेपरेशंस पे जाते हैं, यानी स्कूल्स खुलने से पहले के टाइम को हम कैसे प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक पेरेंट्स गाइड दी है। हमने उस पेरेंट गाइड को इंग्लिश में भी पब्लिश करा के पेरेंट्स को दिया है, उर्दू में भी पब्लिश करा के दिया है, और हमने उन पेरेंट्स के लिए जो शायद टाइम उनके पास ना हो इंग्लिश को गो थ्रू करने का, उर्दू को पढ़ने का, एक वीडियो भी बना के डाली है जिसमें वो अपने बच्चे को गाइड करें। देखिए, बच्चे ने 6 महीने के बाद स्कूल आना है, वो घर बैठा है, उसकी रूटीन्स बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर हो गई हैं, उसको हमने इमोशनली और फिजिकली सेट करना है टुवर्ड्स द रूटीन ऑफ द स्कूल। वो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें उसको रात को जल्दी सोने की आदत डालनी है, जो कि मोस्टली बच्चों में अब आजकल थोड़ी सी डिटेरियोरेटेड है। सिमिलरली, ऑनलाइन एजुकेशन थी जिसमें बच्चा शायद गोद में प्लेट रख के भी खा रहा था, और उसको सारी चीज से निकालने के लिए हमें उसको बताना है कि यू हैव टू स्लीप अर्ली, स्कूल्स आर गोइंग ऑन, आप यू आर गोइंग टू गो टू स्कूल। ये सारी चीजें हमें उसमें प्रोवोक करनी है। बिल्कुल ऐसे। सबसे पहले ये हो गया, क्योंकि हमने देखा नॉर्मली बाकी लोगों को जब मैं देखती हूँ तो वो क्या कह रहे हैं, बच्चे को दे आर ट्रेनिंग मास्क एंड सैनिटाइजर्स, ये तो ऑब्लिगेटरी है। आपने बहुत जबरदस्त चीजें पॉइंट आउट की हैं। एक्चुअली इन चीजों का पेरेंट्स को ख्याल रखना है। बिल्कुल, मास्क, और इसमें तो हमारा मीडिया बहुत अवेयरनेस दे रहा है, हाउ टू वेयर इट, सैनिटाइज कैसे करना है, हैंड वॉशिंग टेक्निक्स क्या है। लेकिन ये जो उनको इमोशनली प्रिपेयर करना है फॉर द स्कूल, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो उनको बताएगा कि दे हैव टू डू इट। बच्चे को रिस्पॉन्सिबल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द होल एंटायर केस। ये करने के बाद हमने पेरेंट को
एजुकेट कर दिया, अब हमारी अपनी टीम, हमारा स्टाफ, हमारा कस्टोडियन, टीचर्स ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है बच्चा तो टीचर को इतना फॉलो करता है, उसने किस रंग के कपड़े पहने हैं, वो बोलती कैसे हैं, वो मुझे तो आई स्टिल रिमेंबर मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट भी वो होता था जो मेरी टीचर मुझे पसंद थी। सही। तो हमने अपने टीचर्स को रोल मॉडल बनाया है, उसके लिए हमने उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की है कि वो ऐसे क्लासेस में जाएं, वो बार बार सैनिटाइजर्स यूज करें, बच्चों को बार बार इस चीज पे कॉन्शियस करें, क्योंकि हम चाहेंगे कि स्कूल खुले और ये सिलसिला बिला तातुल जारी रहे, बजाय इसके कि अल्लाह ना करे केसेस बढ़ जाएं। तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ट्रायो में काम करना है, पेरेंट्स को, हम टीचर्स को और स्कूल मैनेजमेंट को और उस बच्चे को, उस बच्चे की बेहतरी के लिए दिस ट्रायो हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल आपने हमने अपने टीचर्स को ट्रेन किया है, 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन टीचर्स का हुआ है, क्योंकि अगेन उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 2 स्टेप्स हैं, बच्चे को पढ़ाना और बच्चे को इस सिचुएशन के लिए कॉन्शियस करना। सिमिलरली कस्टोडियन स्टाफ जो हमारे स्कूल में बच्चों को रिसीव करता है, क्लासेस तक लेके आता है, उसका सारा उनको कैसे लेकर जाना है, क्या करना है, गाड़ियाँ कैसे पार्क होंगी, ट्रैफिक का क्या रूट होगा, वो सारा कुछ। उसके बाद जो गवर्नमेंट के SOPs हैं उसमें हमने सारा उसका कंप्लीट प्रोटोकॉल किया है, जिसमें हमारे मार्क्स हैं जो गेट से स्टार्ट हो जाएंगे, गेट पे हमारा पियोन है जो प्रॉपर अपने इक्विपमेंट के साथ होगा, उसके पास एक थर्मोमीटर होगा जो बच्चे का टेम्परेचर मॉनिटर करेगा, बच्चे को वहाँ पे वो प्रॉपर सैनिटाइज करके एंटर करेगा। खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसा बच्चा आ जाता है जिसको बुखार है, उस केस में वो बच्चा स्कूल की प्रीमिसेस में एंटर होना अलाउड ही नहीं है। ये हमारा एक बड़ा क्रिमिनली और एक इम्पॉर्टेंट और इसमें यहाँ पे पेरेंट्स का भी छोटा सा एक रोल होना चाहिए। अगर वो बच्चे को इस तरह से देख रहे हैं कि बच्चे को बुखार है या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, तो इसमें सबसे पहले पेरेंट्स को अपना रोल अदा करना है। बच्चे को घर रखें और प्रॉपर एहतियात के साथ उसको टाइम दें। जब तक आपका बच्चा ठीक नहीं हो जाता तब तक आप अपने बच्चे को स्कूल ना भेजें। स्कूल्स की सफाई, ऑब्वियसली बच्चे ये चीज़ें उस तरह से नहीं समझते हैं, ये चीज़ें हमें घर से सिखानी चाहिए बच्चों को, लेकिन क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो वो उस तरह से, अब आपने स्कूल्स की सफाई को भी जो है वो इंश्योर करना है, बार बार डिसइंफेक्ट भी करना है। तो इसके लिए क्या प्लान किया गया? हमारे जो टाइमिंग्स हैं आपने नोट भी किया होगा, दे आर अ बिट रिड्यूस्ड। उसमें बच्चों को जब हमने घरों के लिए रवाना कर दिया, अब हमारा पूरी टीम वहाँ मौजूद है इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए कि क्या हमारे कस्टोडियन ने एक एक आइटम को जो भी बच्चे के कांटेक्ट में आती है प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट किया है कि नहीं किया है। इसके लिए हमने पहले से एम्पल 1 महीने का सामान जो है वो हमारी रिक्विजिशन डिपार्टमेंट से हमारी ब्रांचेस में आ चुका है, और उसके ऊपर जो हमने कस्टोडियन को ट्रेन किया है, हमने उसको ट्रेनिंग के दौरान ये सिखाया है कि हाउ यू हैव टू सैनिटाइज ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अवेलेबल इन द क्लासरूम। जिसमें अगर आप नोट करें तो सीढ़ियां जो बच्चे चढ़ते हुए उतरते हुए बहुत दे आर हैबिचुअल ऑफ होल्डिंग फॉर सपोर्ट, तो हमने उन सीढ़ियों के लिए वहां एक बैरियर भी लगा दिया है, उस पर नोटिस भी लिखती हैं कि डू नॉट टच एंड रादर अगर बच्चे को सपोर्ट चाहिए, कोई छोटा बच्चा है या उसे लग रहा है कि वो स्टेबली नहीं चल सकता, तो वो साइड वॉल को यूज करके आराम से नीचे उतरता है। और सीढ़ियों पर भी हमने मार्क्स लगा दिए हैं कि वो पीछे वाले बच्चे से टकराए नहीं, वो एक प्रॉपर अपना ट्रैक फॉलो करते हुए नीचे आ जाए। सही, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सेकेंडली, जब स्कूल से छुट्टी होती है हर किसी की कोशिश होती है कि जल्दी से अपने घर, एक्साइटमेंट होती है ना, बिल्कुल वो बचपन वाली एक्साइटमेंट मुझे भी याद आ रही है। तो ये चीज़ पे इंश्योर कराना कि आप डिस्टेंस को मेंटेन रख सकें, इसका क्या प्लान बनाया है? जी, हमारे टाइमिंग्स जो हैं वो ऑल्टरनेटिव हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस सबसे पहले वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे को खुद लेने आते हैं, जिनकी प्राइवेट कार्स हैं, वो आएंगे, उनका हमारा 15 मिनट्स का स्लॉट है, वो पूरा इवैक्यूएट हो जाएगा। स्कूल के आगे नो पार्किंग के बोर्ड्स लगे हैं, कोई गाड़ी स्कूल के आगे खड़ी नहीं होगी, वो 1 मिनट के लिए वहाँ स्टे करेगी और वो अपना बच्चा लेगी और चले जाएगी। इस प्लान का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर एक पेरेंट है जिसके 3 बच्चे पढ़े, वो अपने तीनों बच्चों को उसी कन्वेंस में लेके एकदम से अपनी इवैक्यूएशन में चला जाएगा। सही। उसके बाद हमने वो पेरेंट्स जो पैदल लेने के लिए आते हैं, उनको हमने उनका स्लॉट रखा है, वो आएंगे अपना बच्चा लेंगे एंड दे विल लीव। एंड पे हमने वैन ड्राइवर्स का स्लॉट इसलिए रखा है कि एक तो ज्यादा पॉपुलेशन है, हमें उसके लिए टाइम ज्यादा चाहिए, और वैन ड्राइवर्स को भी अगेन हमने बार बार हमने उनको इस चीज पे अबाइड करना है कि दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और हम बच्चों को सेफली उसमें, क्योंकि टाइम टीडियस जॉब है, टाइम कंज्यूमिंग है, फिर हम उसको वैन्स में बिठा के देन दे विल लीव। सही, थैंक यू सो मच। ये बहुत ज़बरदस्त प्लान है। आई विश इन सब चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट भी ऐसे ही करा सकें। कोई मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म से देना चाहें?
जी प्लीज़, हमने बहुत मेहनत की है और हम बहुत खुश हैं कि हमारे सारे बच्चे वापस आ रहे हैं। प्लीज़, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा है कि बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करें स्कूल ओपनिंग के लिए, और उन्हें बार बार ताकीद करें कि वो प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करें, ताकि हम स्कूल्स की जो एजुकेशन है इसको जारी रख सकें। कि हम चाहते हैं कि जो हमारा ख्वाब है कि हमारे बच्चे मुस्तकबिल में कुछ ऐसा वंडर्स करें, वो प्लीज और जहाँ पे टीचर इतने जबरदस्त एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, वहाँ पे तो बच्चों की मौजें लगने वाली है। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। जी तो नाज़रीन, अब पेरेंट्स का कुछ किरदार हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेरेंट्स को किस तरह से तैयार रहना है। तो स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान जो मौजूद है, तारुफ कराना चाहूँगी, पेरेंट्स राइट्स एक्टिविस्ट हैं फ़ाइका सलमान, जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइका। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। स्कूल कॉलेजेस हमने जैसे कि जिक्र किया खुलने जा रहे हैं, इससे कबल हमने बात की यूनिवर्सिटीज़ की क्या तैयारियां हैं, SOPs पर किस तरह अमल दरामद कराया जाएगा, स्कूल्स किस तरह से तैयार हैं। अब पेरेंट्स की बारी, आप लोग तैयार हैं क्या? एज ए पेरेंट मैं तो बहुत ज़्यादा कंसर्न फील करती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर पूरी तरह ट्रस्ट कर ही नहीं पाते। इससे पहले गवर्नमेंट ने आखिरी अशरे में, आपको शायद याद हो, बाज़ार खोल दिए और बाज़ारों में फिर वो ज़िंदगी और मौत का जो खेल खेला गया, और उसके बाद जो हॉस्पिटल्स जिस तरह भर गए और कोरोना जिस तरह फैला और अमवात जिस तरह हुई, तो आई डू नॉट थिंक दैट वी शुड बी ट्रस्टिंग द गवर्नमेंट एज सच, क्योंकि हमारे बच्चे इतने छोटे हैं। इवन हम किसी भी लेवल पे देखें, यानी स्कूल लेवल पे देखें, तो क्या बच्चे SOPs फॉलो कर पाएंगे? क्या उनके क्लासरूम्स इतने बड़े हैं? तो आई डू नॉट थिंक सो। और मैं ये जानना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि कितने बच्चे बीमार हों और कितने बच्चों की सैडली अमवात हों, तो आप लोग फिर स्कूल्स बंद करेंगे? तो आपके जहन में ये भी होगा। तो आई थिंक कि हमारे बच्चों को तजर्बा गाह बनाया गया, एक्सपेरिमेंट एनिमल्स बनाया गया है कि हम देखेंगे मरहलावार, अगर ना फैला, अगर फैल गया तो बंद कर देंगे। अगर फैलने से क्या मतलब है आपका कि कुछ बच्चे मर जाएं और कुछ बच्चे बीमार हो जाएं, तो फिर हम स्कूल बंद करेंगे? तो आई थिंक कि इट इज़ अ वेरी बैड डिसीजन। और अब जबकि दुनिया भर में कोरोना दोबारा से फैल रहा है, तो एट दिस पॉइंट अगर बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे एक आध साल ज़ाया भी हो जाए, तो उनकी जानों से ज़्यादा ये वक्त कीमती नहीं है। तो आई थिंक इट इज़ अ बैड डिसीजन। सही। अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ अगर हम आ जाएं, क्योंकि एज अ पेरेंट आपने अपना डिसीजन बताया है। अब बहुत सारे स्कूल्स ऐसे थे, अगर मैं प्राइवेट स्कूल चेन की बात करूं, जो कहते थे कि हुकूमत अगर ये फैसला करेगी भी कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए, हम स्कूल खोल देंगे, तो फिर ऑब्वियसली आपको वो टाइम देखते हुए, नीड्स देखते हुए डिसीजन कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। अब बैक टू द पॉइंट, SOPs जहां पर हम कह रहे हैं कि आपके स्कूल्स फॉलो करेंगे, वहां पे पेरेंट्स को भी कुछ ना कुछ अपने बच्चे को ट्रेन करना है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स किस तरह से निभाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी पेरेंट को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपने बच्चों को ज़रूर भेजें। मैं अपनी मिसाल दूंगी, मैं तो अपने बच्चों को जनवरी से पहले स्कूल नहीं भेजूंगी। किसी भी पेरेंट को फोर्स नहीं किया जा सकता। स्कूल किसी किस्म की वो बहुत सी धमकियां दे रहे हैं, जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आई थिंक इट इज़ वेरी रॉन्ग टू फोर्स पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों को स्कूलों में ज़रूर भेजें। हाँ, अगर पेरेंट्स भेजना चाहते हैं तो वो उन्हें एहतियात करनी चाहिए। मैं इससे एहतियातों का उन सबको पता है क्या करना है। अच्छा फ़ाइका साहिबा, अभी जो मेरा मशवरा ये है कि बिना चीज़ें बता रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने तैयारी की है, तो वो तो बड़े ज़बरदस्त इंतजामात बता रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की तो आप छोड़ दें, वहाँ तो वैसे ही हम देखते हैं कि पूरे इंतजामात होते नहीं हैं आम हालात में। तो अब किस तरह से होंगे वो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर भी करेंगे। लेकिन प्राइवेट स्कूल ने काफ़ी हद तक इंतजामात अच्छे किए हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि वो किस तरह से ये क्लेम कर सकते हैं कि इंतजामात अच्छे किए हैं। इतनी छोटी छोटी बिल्डिंग्स में स्कूल्स खुले हुए हैं, बिल्कुल रेंट की बिल्डिंग्स लेके उनके अंदर स्कूल्स खुले हुए हैं। टीचर्स और बच्चों को कैसे ट्रेन करेंगे? बेशुमार ऐसे वो रूम्स ऐसे हैं जो एयरी नहीं हैं। तो मेरी समझ से बाहर है कि स्कूल्स ये कैसे क्लेम कर सकते हैं, या तो रूम्स एरी हों, बड़े बड़े रूम्स हों। बड़े स्कूलों के तो हैं, लेकिन बेशुमार ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर प्रॉपर इंतजामात हो ही नहीं सकते। और ये आई थिंक इज़ माई कंसर्न कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि बच्चों, यानी आपको ये डिसीजन कहीं से भी स्टूडेंट की फेवर में, पेरेंट्स की फेवर में नहीं लगा? अनफॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट, ये जो हमारी गवर्नमेंट है, हमेशा माफियाज को खुश करने के लिए, माफियाज के लिए काम करती है। मैं तो इस गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं करती। मैंने आपको जैसे बताया कि रमज़ान में इन्होंने खोल दिए,
तो आई डोंट थिंक, अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपनी गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ द मेन कॉज कि वो सही डिसीजन राइट टाइम पर ले पाए। तो मेरी सजेशन पेरेंट्स के लिए यही है। अच्छा, गवर्नमेंट ने जो प्लान कर रखा है उसमें ये है कि आपने मरहलावार सेगमेंट्स में जाके स्कूल्स खोलने हैं, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो हम, क्योंकि बड़े स्टूडेंट्स पहले जाएंगे स्टेप वाइज, तो हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो ये चीज़ ऑप्शन आप इसको अच्छा नहीं देखती हैं कि कुछ ना कुछ आपको कैसे पता चलेगा? जब बच्चे बीमार होंगे, अमवात होनी शुरू हो जाएंगी, कोरोना फैलना शुरू हो जाएगा, घरों के बुजुर्गों को कोरोना लग जाएगा, तो आर यू प्रिपेयर टू टेक दैट रिस्क? क्या ये रिस्क, इज इट वर्थ इट? एक साल अगर बच्चों के स्कूल का, यूनिवर्सिटी इज, मैं कहती हूँ कि फिर भी ठीक है, एक साल यानी कुछ माह रह गए एक साल के ख़त्म होने में, तो कुछ माह भी ये बंद कर दें। एक साल के ज़ाया होने से मेरा नहीं ख्याल कि हमें अपने बच्चों को रिस्क में डालना चाहिए और बच्चों को भेजना चाहिए। आई थिंक इट्स अ वेरी बैड डिसीजन दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन, especially when corona is again spreading around the world. What do you want to say about ये जो हमारा बच्चों का एक तालीम का बिल्कुल गैप आ चुका है? ऑनलाइन स्टडी बहुत सारे बच्चे वैसे नहीं कर सके हैं, तो अब उसको भी तो आपने कवर करना है, किस तरह से करेंगे? देखिए, होपफुली इंशाल्लाह सारी दुनिया इस पे काम कर रही है। होपफुली इंशाल्लाह कोई ना कोई इसका अल्टरनेटिव आएगा। ऑनलाइन बहुत से लोग शिफ्ट हो रहे हैं, द रूल्स ऑफ द गेम आर चेंजिंग। बहुत से लोगों को आदत पड़ती जा रही है कि ऑनलाइन स्टडी कैसे करनी है। लेकिन फाइका साहब, यहाँ पर अब वो आ जाता है ना कि आपके प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे, उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब वो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में हैं, जिनके पेरेंट्स ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनका क्या कसूर है? वो क्यों पीछे रह जाए? ये पूरा साल ऑलरेडी एक उनका जो एकेडमिक ईयर है तकरीबन गुजर चुका है, तो मेरा ख्याल है कि चंद माह और इंतज़ार करने से कोई वो नहीं आ जाएगा, कोई भूचाल नहीं आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि बच्चों की सेहत इस वक्त, उनके इस वक्त से ज़्यादा उनकी जानें और बाकी उनके घर वालों की जो सेहत है वो ज़्यादा अहम है। तो आई थिंक कि हमें वेट करना चाहिए था, हमें जब तक कि हम लोग कोरोना के ख़तरात से पूरी तरह ना निकल पाते। सही। आप पेरेंट्स की नुमाइंदा कमेटी को देख भी रही हैं, तो कोई ऐसी रिक्वेजिशन, कोई ऐसी रिक्वेस्ट आपकी जानिब से भेजी गई है? वी हैव बिन रेजिंग आवर वॉइस वेरी लाउडली। हमने अपनी आवाज़, हम सब लोग कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का ये एक बड़ा ही गलत इकदाम है। स्कूल वाले बहुत इम्पेशेंट हो रहे थे, उनको अपनी फ़ीसें चाहिए थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने अनफॉर्चुनेटली ये इकदाम बच्चों के और एजुकेशन के लिए लिया होता तो हम बहुत ही खुश होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट हाउ वी सी इट। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? आई वुड सजेस्ट कि अपने बच्चों को फ़िलहाल, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को फ़िलहाल नहीं जाना चाहिए, उनको कुछ माह और वेट करना चाहिए। मैं खुद भी अपने बच्चों को नहीं भेजूंगी इंशाल्लाह। तो आई थिंक 1 साल 1-1.5 साल के ज़ाया हो जाने से कुछ नहीं होता। सही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने बहुत सारी चीज़ें कोशिश की है कि हम डिस्कस कर लें, क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खुलने जा रही हैं, तो एक वो चीज़ जो कि हम समझते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, आप लोगों को गाइड करना, सिचुएशन बताना कि स्कूल्स में किस तरह से तैयारियाँ हैं, यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह से तैयारियाँ हैं और आपको अपने घर में किस तरह से तैयारी करनी है। ये सब चीज़ें आप तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और कल से बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस खुलने जा रहे हैं, तो आई मस्ट से कि विश गुड लक स्कूल, कॉलेजेस और स्टूडेंट्स जिन लोगों ने जाना है, बहुत ज़्यादा प्लीज़ एहतियात कीजिएगा और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज सुबह ट्वीट किया है और उन्होंने वेलकम बैक कहा है स्टूडेंट्स को। तो आई विश कि आप लोग अच्छी तरह से स्कूल्स जाएं, जो SOPs हैं उनका ख्याल रखें। आपको आज का शो पसंद आया होगा तो ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।